डेट है आज 15 फरवरी 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट अभी तैयार किया है ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस का। ये क्या होता है? देखो, जब भी कोई कंपनी है या गवर्नमेंट है, अपने कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का या कोई प्राइवेट कंपनी अपनी कंपनी का शेयर जारी करना चाहती है मार्केट में, तो शेयर जारी करने से पहले ना वो एक डॉक्यूमेंट तैयार करती है कि कितने रुपए का शेयर होगा, कितनी वैल्यू होगी उसकी, क्या प्रोसीजर है, कब उसका टाइम पीरियड है, डेट क्या होगी, कब उसे रिलीज किया जाएगा मार्केट में। ये सब कुछ उसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में। यानी कि ये समझ लो एक तरह से डॉक्यूमेंट है जो सारी इंफॉर्मेशन रखता है शेयर के बारे में और कंपनी के बारे में। और ये फिर तैयार करके डॉक्यूमेंट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी को देना होता है, क्योंकि सेबी आपको पता है हमारे देश में स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जो उसकी रेगुलेटर है, उसके लिए नियम रूल्स कानून बनाती है ये सेबी, रूल्स वगैरह नियम वगैरह। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में एक एक्ट पास करके पार्लियामेंट ने इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था, सांविधिक संस्था है। तो जैसे भी कोई कंपनी शेयर जारी करेगी तो ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स तैयार करके सेबी को देगी। इसी तरह से यूनियन गवर्नमेंट ने भी ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस तैयार करके सेबी को दिया है। किस लिए? क्योंकि देखो, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है जो LIC, ये गवर्नमेंट इसका शेयर मार्केट में बेचना चाहती है। 5% शेयर मार्केट में बेचना चाहती है। प्राइवेट इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्ट करना चाहे वो खरीद सकता है, जैसे कोई भी बिजनेसमैन खरीद सकता है इसका शेयर। तो इसका ही प्रोस्पेक्टस तैयार करके सेबी को दिया है। किसने? गवर्नमेंट ने। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये फाइनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है इन्वेस्टर के लिए, एक तरह से ड्राफ्ट पेश किया है कि इस तरह का होगा, जब शेयर आएगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसमें। तो ये एक तरह से जो इन्वेस्टर के लिए इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और वैल्यू क्या होगी शेयर की, ये सारी इन्फॉर्मेशन देता है। और सेबी भी देखो इसको एसेस करता है, इसके मूल्यांकन करता है कि इसमें और क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस हो सकते हैं, बदलाव हो सकते हैं। तो फिर वो बदलाव की मांग करता है और फिर वो कंपनी या गवर्नमेंट जो भी है उसमें चेंजेस करती है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट टॉपिक है डॉक्सिंग। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है डॉक्सिंग। अभी देखो, मेटा एक कंपनी है भाई साहब, फेसबुक की पेरेंट कंपनी, फेसबुक इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी है मेटा, इसका नाम चेंज कर दिया है मेटा। तो मेटा का जो ओवरसाइट बोर्ड है जो इसके लिए डायरेक्शन देता है मेटा कंपनी के, उसने सजेस्ट किया है फेसबुक और इंस्टाग्राम को कि वो डॉक्सिंग रूल्स के लिए स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस पेश करे। स्ट्रिक्ट मतलब मजबूत गाइडलाइंस पेश करे डॉक्सिंग रूल्स के लिए। ये डॉक्सिंग क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है जानना। देखो, डॉक्सिंग क्या है? डॉक्सिंग एक प्रोसेस है, एक तरीका है। जो आदमी मान लो इंटरनेट पे फेसबुक पे मान लो अपनी आईडी बना के रखा है और फेसबुक यूज करता है या इंस्टाग्राम यूज करता है, बहुत सारे लोग हैं, आप भी लोग होंगे जिनका अकाउंट है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाना चाहते हैं, किसी को हाईलाइट नहीं करना चाहते पब्लिक में, कि ज़्यादा फेमस नहीं होना चाहते, मतलब अपनी प्राइवेसी चाहते हैं वो। लेकिन कोई बंदा क्या है, दूसरा बंदा उसकी आइडेंटिटी रिवील कर देता है, मतलब उस पर्सन की रियल आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील कर देता है, बता देता है। किस वजह से? मैलिशियस इंटेंट, यानी कि गलत उसकी इंटेंट की वजह से। यानी कि दूसरा ए बंदा है, देखो इसका अकाउंट था, इसका अकाउंट था फेसबुक पे, लेकिन बी बंदा क्या है, इसकी एक तरह से रेपुटेशन डाउन करने के लिए, इसकी इज्जत एक तरह से नीलाम करने के लिए, ये समझ लो आप। यानी कि गलत भावना से इसकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, निजी इन्फॉर्मेशन ए आदमी की, तो ये इसको रिवील कर देगा, यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन बता देगा फेसबुक पे। और ये एक तरह से हैरासमेंट और साइबर अटैक का विक्टिम बन जाएगा ए आदमी, यानी कि इसे सताया जाएगा इसकी इन्फॉर्मेशन बता के बी के द्वारा, या इस पे साइबर अटैक, इसकी इन्फॉर्मेशन को हैक किया जाएगा, स्टील किया जाएगा, चुराया जाएगा इसके फेसबुक आईडी से, या इसकी और कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन हैक की जाएगी। इस तरह से ये प्रोसेस जो होता है, एक दूसरे बंदे को सताना और उसकी आइडेंटिटी रिवील करना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं डॉक्सिंग। यानी कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को पब्लिश किया जा रहा है और उसे एक तरह से हैक किया जा रहा है, उसकी इन्फॉर्मेशन को सताया जा रहा है, हैरासमेंट किया जा रहा है उसके साथ। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं डॉक्सिंग। यानी कि उस आदमी को पनिश किया जा सकता है, या सेम उसको शर्मनाक करने के लिए उसे उसकी इन्फॉर्मेशन को यूज किया जा सकता है। लेकिन वो आदमी
अनोनिमस रहना चाहता था, यानी कि किसी को अपने बारे में बताना नहीं चाहता था, गुप्त रहना चाहता था। अनोनिमस मतलब गुप्त रहना चाहता था, वो अपनी कोई भी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहता था। तो एक तरह से डॉक्सिंग क्या है, इमोशनल डिस्ट्रेस होता है उस आदमी के लिए जिसकी इन्फॉर्मेशन बताई गई है फेसबुक पे। इमोशनल अत्याचार, उस पर इमोशनल अत्याचार होता है, उसकी हो सकता है एम्प्लॉयमेंट भी, रोजगार भी छूट जाए, या उस पर मान लो फिजिकल हार्म भी या डेथ भी, उसकी मृत्यु भी की जा सकती है। इस तरह से उसे सताया जाता है डॉक्सिंग के जरिए। नेक्स्ट टॉपिक है PSLV C52 मिशन, प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसरो ने अभी लॉन्च किया है ये। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडिया की स्पेस एजेंसी है जो सैटेलाइट वगैरह भेजती है स्पेस में। इसको 1969 के लगभग बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसका जो मेन कंट्रीब्यूटर थे बनाने के, वो विक्रम साराभाई थे और जवाहरलाल नेहरू जी। ये स्पेस एजेंसी हमारे इंडिया की, इसने अभी लॉन्च किया है ये PSLV C52। PSLV की फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये PSLV क्या है, ये रॉकेट है भाई साहब जो सैटेलाइट को लेके जाता है, और C52 ये मिशन का नाम है। ये सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया है। ये श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा में है, ये श्रीहरिकोटा जगह का नाम है जो आंध्र प्रदेश में है, और सतीश धवन स्पेस सेंटर का नाम है, वहाँ से लॉन्च किया गया है। ये 3 सैटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, एक तो INS-2TD, एक है इंस्पायर सेट 1 और एक है EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट 04। ये सैटेलाइट लॉन्च किए गए 3 सैटेलाइट। और ये रॉकेट है भाई साहब, ये जो दिखाई दे रहा है ये PSLV C52 है, ये रॉकेट है। जो PSLV C52 है 3 सैटेलाइट ऑर्बिट में भेजे जाएंगे, जिसमें से एक EOS-04 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 04 होगा। ये रेडार इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका वजन है, सैटेलाइट के वजन की बात कर रहे हैं, इसका वेट है 1710 किलोग्राम। ये क्या इन्फॉर्मेशन देगा ये सैटेलाइट, ये आपको याद होना चाहिए कि इसका मेन टारगेट क्या है भेजने का। ये देखो इमेज देगा, फोटो खींचेगा हाई क्वालिटी की और भेजेगा अर्थ पे। चाहे कैसी भी वेदर कंडीशन हो, बादल हो, कुछ भी हो, ये इमेज खींचेगा और जानकारी देगा एग्रीकल्चर के बारे में। मतलब इसकी इमेज को यूज किया जा सकता है कि कहाँ पे एग्रीकल्चर कैसी है, कृषि कैसी है, फॉरेस्ट्री कहाँ पे, जंगल कितने हैं, कैसे हैं, प्लांटेशन क्या है, सॉइल का मॉइस्चर कहाँ पे कितना है, पानी की कमी कहाँ पे कितनी है, हाइड्रोलॉजी की इन्फॉर्मेशन यानी कि पानी की मात्रा, फ्लडिंग मैपिंग, कहीं पे बाढ़ आने की समस्या है, सारी इन्फॉर्मेशन देगा ये सैटेलाइट। ये सैटेलाइट देखो सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट में ये पोजीशन होगा। सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट लगभग 600 से लेके 800 किलोमीटर ऊंचाई पे अर्थ के ये घूमेगा, चक्कर लगाएगा अर्थ के। इसके साथ साथ 2 सैटेलाइट जो हैं INS-2TD और इंस्पायर सेट 1 ये भी भेजे गए हैं। जो INS-2TD है, ये देखो सैटेलाइट है एक तरह से इंडिया भूटान जॉइंट सैटेलाइट भेजा जाएगा INS-2B। इससे पहले ये 2TD नाम का सैटेलाइट भेजा गया है, तो कुछ इस तरह का ही काम करेगा ये भी, जैसा INS-2B काम करेगा, जो इंडिया और भूटान मिलकर भेजेंगे कुछ समय बाद। जो INS-2TD है जो अभी भेजा है वो थर्मल इमेजिंग कैमरा लेके जाएगा। ये लैंड और वाटर सरफेस को हर एक टेम्परेचर, चाहे कैसा भी टेम्परेचर हो, नाइट में या डे में कितना ही टेम्परेचर हो, ये इमेज लेगा। तो ये भी इमेज लेके इन्फॉर्मेशन देगा। जो इंस्पायर सेट 1 है ये स्मॉल सैटेलाइट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस का। ये देखो लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो है, इसकी ये लेबोरेटरी है, लेबोरेटरी ऑफ एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स। इसके साथ एसोसिएशन करके ये भेजा गया सैटेलाइट। जो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसमें रखे गए हैं ये भाई साहब रॉकेट है जो हमने ऊपर देखा था। ये जो व्हीकल है ये 3rd जनरेशन का व्हीकल है हमारे इंडिया का, और 4 स्टेज लॉन्च व्हीकल है। 4 स्टेज का मतलब है इसमें जो फ्यूल यूज होता है 4 स्टेज पे होता है, 4 स्टेज होती हैं। जो 1st और 3rd स्टेज होती है उसमें सॉलिड फ्यूल यूज होता है, सॉलिड रॉकेट मोटर यूज होती है, और 2nd और 4th स्टेज है उसमें लिक्विड रॉकेट इंजन यूज होता है, यानी कि लिक्विड फ्यूल यूज होता है। ये इंडिया का फर्स्ट ये लॉन्च व्हीकल था जो लिक्विड स्टेज के साथ इक्विप्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइड एलिफेंट। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो अमेरिका की एक कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी कंपनी, साइबर सिक्योरिटी फर्म बोल सकते हो, जिसका नाम है सेंटिनल-1। इसने अभी रिपोर्ट रिलीज की है मॉडिफाइड एलिफेंट के बारे में। मॉडिफाइड एलिफेंट ये समझ लो एक मेलिशियस प्रोग्राम है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचा सकता है, कंप्यूटर मोबाइल को
हैक कर सकता है, यानी कि उसके डेटा को स्टील कर सकता है, चोरी कर सकता है। ये एक हैकिंग ग्रुप है, मॉडिफाइड एलिफेंट हैकिंग ग्रुप, जो क्या करता है, किसी भी आदमी के बारे में, चाहे कोई इंडियन जर्नलिस्ट हो, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हो, ह्यूमन राइट डिफेंडर हो, या एकेडमिशियन हो, या लॉयर हो, कोई वकील हो, उसके बारे में ये ऐसे सबूत इकट्ठे करता है कि उसे फंसाया जा सके, इनक्रिमिनेट किया जा सके। इनक्रिमिनेट मतलब फंसाना, किसी को, किसी पे आरोप लगाना, किसी पे ये लगाना कि इसने कोई गलत काम किया है। तो ये एक हैकिंग ग्रुप है, मॉडिफाइड एलिफेंट, जो एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर यूज करता है, ऐसा प्रोग्राम यूज करता है जो ऐसा डेटा तैयार करता है किसी जर्नलिस्ट या इंडियन एक्टिविस्ट के बारे में, जो उसे फंसा सकता है, उस पर आरोप लगा सकता है। जो इस सेंटिनल-1 अमेरिकन साइबर सिक्योरिटी फर्म है, उसकी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये मॉडिफाइड एलिफेंट एक ग्रुप को टारगेट करता है, एक इंडिविजुअल को टारगेट करता है। जैसे इसने देखो, जो भीमा कोरेगाम केस था ना, 2018 का हुआ था, इसके बारे में स्पेशल लेक्चर पढ़ा हुआ है भाई साहब, आप देख सकते हो, हिस्ट्री और पॉलिटी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। भीमा कोरेगाम जो एक बैटल भी है, इसके बारे में हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, इसके वजह से ये न्यूज़ में भी था। तो ये एक्टिविस्ट थे, जो समाज सेवक एक्टिविस्ट, इनको भी टारगेट किया गया था इस मॉडिफाइड एलिफेंट के जरिए। ये एक इंसिडेंट है, ऐसा इंसिडेंट है जो एविडेंस कलेक्ट करता है ताकि लोगों को फंसाया जा सके। ये देखो, स्पेयर फिशिंग ईमेल के जरिए टारगेट करता है, स्पेयर फिशिंग ईमेल के जरिए। ये क्या होता है स्पेयर फिशिंग ईमेल? देखो, ये एक स्पेयर फिशिंग ऐसा तरीका होता है कि इसमें एक आदमी को ईमेल भेजी जाती है। ईमेल तो आप जानते हो ना, ईमेल जैसे गूगल की आपने आईडी बना रखी होगी, ईमेल आती होगी कभी कभी गूगल से ही। तो ईमेल भेजी जाती है टारगेट ग्रुप के पास। जैसे मान लो ये ए आदमी बी आदमी को टारगेट करना चाहता है, इसको फंसाना चाहता है, तो ए आदमी क्या करेगा, ईमेल भेजेगा। अब ईमेल के जरिए क्या है, ऐसी ईमेल होगी, इसे लगेगा कि किसी ट्रस्टेड सोर्स से आई है। जैसे मान लो गूगल से ईमेल आई है, उसे लगेगा, वो उसे खोलेगा, उस पर क्लिक करेगा, उसमें कोई सॉफ्टवेयर होगा, मालवेयर सॉफ्टवेयर, वो उसको इंस्टॉल कर लेगा यहाँ पे, उसके इसमें इंस्टॉल हो जाएगा कंप्यूटर में या मोबाइल में, किसी कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम में। तो फिर उसकी सारी जानकारी इकट्ठा कर लेगा, उसका सारा डेटा स्टील कर लेगा। इस तरह से टारगेट किया जाता है इस मॉडिफाइड एलिफेंट के जरिए। तो आपको इसमें याद बस इतना रखना है, मॉडिफाइड एलिफेंट क्या है, एक हैकिंग ग्रुप है जो स्पेयर फिशिंग के जरिए लोगों को इनक्रिमिनेट, फंसाने के लिए टारगेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है सोलोमन आइलैंड, न्यूज में है रिसेंटली, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि यूएस ने अनाउंस किया है कि वो अपनी एम्बेसी खोलेगा सोलोमन आइलैंड में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ये, हमें इसकी लोकेशन जाननी है। और यूएस ने क्यों अनाउंस किया है एम्बेसी खोलने का? एम्बेसी तो आप जानते हो ना, एम्बेसडर या एम्बेसी, जो दूसरे देश में जाके अपनी जॉब करते हैं। जैसे मान लो इंडिया के एम्बेसी खुले हुए हैं जगह जगह पे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में। जैसे वीज़ा लेना होता है ना भाई साहब, इन एम्बेसी के पास ही जाना होता है। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बार विजिट करना पड़ता है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, दो कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए एम्बेसी काम करते हैं। तो ये यूएस ने सोलोमन आइलैंड में एम्बेसी जो खोला है, क्यों खोला है? क्योंकि देखो सोलोमन आइलैंड में ना, ये इसमें यहाँ पे जो चाइना है, चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है यहाँ पे और ज़्यादा कोऑपरेशन कर रहा है सोलोमन आइलैंड में। देखो, आइलैंड होता है द्वीप, द्वीप होता है एक ऐसी लैंड, ऐसी भूमि जो चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, चारों तरफ सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द साइड। तो ये आइलैंड है सोलोमन आइलैंड, एक कंट्री है, देश है, ये मान लो। कहाँ पे? ये ऑस्ट्रेलिया के साइड में है। ये देखो मैप भाई साहब, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहा है, इधर ये देखो पैसिफिक ओशन है, ये सोलोमन आइलैंड, ये है भाई साहब, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, ये एक कंट्री है, ये मान लो, मान क्या लो है ये। तो ये रिसेंटली न्यूज में था, लोकेशन आपने देख ली। नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। ये एक प्रोग्राम है भाई साहब, स्कॉलरशिप देने का एक तरह से, ये मान लो स्कॉलरशिप, जैसे मान लो वजीफा होता है ना, पैसे से असिस्टेंस दी जाती है, सहायता की जाती है। ये अटल इनोवेशन मिशन है नीति आयोग का। नीति आयोग तो आप जानते हो क्या है, नीति आयोग क्या अटल इनोवेशन मिशन है। इस मिशन के अंदर ही ये कोलैबोरेट किया है यूएनडीपी से। यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है डेवलपमेंट के लिए, जो एक देखो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी निकालता है यूएनडीपी, एक स्पेशलाइज एजेंसी भी बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन की। तो इन दोनों ने मिलके, अटल इनोवेशन मिशन ने मिलके, यूएनडीपी ने मिलके ये लॉन्च किया है कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप। ये क्या है? इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स आता है ना इन साइंस, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस, इसके मौके पे, इसके उपलक्ष्य में लॉन्च किया है ये कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप।
ये कम्युनिटी इनोवेटर फेलोशिप का फ़ायदा क्या है? देखो, ये इनोवेशन प्रमोट करेगा हमारे इंडिया में। जो भी यूथ है उसको अपॉर्चुनिटी देगा। मान लो कोई इनोवेशन करना चाहता, आविष्कार करना चाहता, उसे सहायता प्रोवाइड करेगा, असिस्टेंट, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में सहायता मिल सके इंडिया में। तो एक तरह से ये जो भी एस्पायरिंग कम्युनिटी हैं, जो इनोवेटर हैं, जो इनोवेशन करना चाहते हैं, उनकी सहायता देगा नॉलेज में भी, चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग हो, यानी कि उनको ट्रेनिंग देना, नॉलेज देना, ये कुछ सहायता करेगा ये फेलोशिप प्रोग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, रिसेंटली एक एलोन मस्क की एक प्रोजेक्ट है स्टारलिंक। एलोन मस्क एक आदमी का नाम है भाई साहब, अमेरिका के हैं। इसने एक स्टारलिंक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, किस लिए? ताकि ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी पहुंचाई जा सके, इंटरनेट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सके। इसने 40 सैटेलाइट भेजे थे, मतलब बहुत सारे सैटेलाइट भेजे थे इसमें, उसमें से 40 सैटेलाइट लॉस्ट हो गए, यानी कि खराब हो गए। क्यों हो गए? जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से। जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म की वजह से। इसलिए हमें यह जानना जरूरी है कि जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का क्या मतलब होता है। देखो, ये सैटेलाइट जो क्या है, स्पेस डेब्रिस तो नहीं बने हैं, क्योंकि देखो ये डिस्ट्रॉय हो गए, नष्ट हो गए स्पेस में। और नष्ट हो जाते हैं जब सैटेलाइट, मान लो, तो ये स्पेस में डेब्रिस बनने थे। डेब्रिस का मतलब है कचरा, स्पेस में, आसमान में कचरा, उसी को बोलते हैं स्पेस डेब्रिस। आसमान में किसका कचरा? यही सैटेलाइट वगैरह भेजते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं, समझ रहे हो। लेकिन ये सैटेलाइट जो डिस्ट्रॉय होते हैं, स्पेस डेब्रिस नहीं बने, क्योंकि इन्हें री एंट्री टेक्नोलॉजी के जरिए अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस बुला लिया और बर्न हो गए, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जल गए, घर्षण की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए। तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म क्या है? देखो भाई साहब, एक इवेंट है, ये इवेंट है। कैसा? इसमें क्या है, सन से जो सोलर फ्लेयर निकलती है ना, देखो ये सन है हमारा सूरज, इससे जो हीट निकल रही है ना, ये हीट, ये सोलर फ्लेयर। ये डिटेल में आपको जानना है ना, सोलर फ्लेयर क्या होती है, और देखो ये कोरोनल मास इजेक्शन क्या होता है। ये सन के बारे में एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट में लेक्चर पर पढ़ा हुआ है, वो लेक्चर आप देख सकते हो वहाँ। ये जान लो, जो हीट निकलती है ना सन से, ये ही सोलर विंड है, इसी से ये सोलर फ्लेयर बनती है। सोलर फ्लेयर की वजह से ये क्या है, अगर ये अर्थ के पास आ जाता है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को ये इंट्रैक्ट करता है, तो ये बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं या अर्थ पे एटमॉस्फेयर होता है उसको नुकसान होता है इसकी रेडिएशन की वजह से। क्योंकि ये अभी सोलर फ्लेयर, रेडिएशन जो निकलती है सोलर फ्लेयर में, वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा निकली, हायर थोड़ी, इसकी वजह से ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकरा गए, इंट्रैक्ट हो गए। और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या है? देखो, आपने चुंबक तो देखी होगी, मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है? चुंबक। ये क्या है? जैसे ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट है अपनी तरफ आयरन की जिसमें प्रॉपर्टी होती है, लोहे की प्रॉपर्टी जिसमें होती है आयरन, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, खींचती है, जितने एरिया तक खींचती है। मान लो ये एरिया है, ये मैग्नेट थी बीच में, ये बीच में मान लो भाई साहब मैग्नेट थी, ये वाली, ये मैग्नेट है। और ये क्या है, इस एरिया तक, इस एरिया तक किसी भी आइटम को जो आयरन का है, लोहे की प्रॉपर्टी है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है। तो जितने एरिया तक कर सकती है उस एरिया को बोलते हैं इस मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। समझ रहे हो? जितने एरिया तक वो अट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि इतने एरिया तक ये एक फोर्स लग रही है इसकी मैग्नेट की, कि अगर इस एरिया के अंदर कोई आयरन की प्रॉपर्टी वाला कोई भी ऑब्जेक्ट आया तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी, खींच लेगी। ऐसी भाई साहब अर्थ क्या है? अर्थ की भी मैग्नेटिक फील्ड है। किस वजह से? क्योंकि अर्थ की 3 लेयर है, हमने पढ़ा हुआ है। अर्थ पहले क्रस्ट, और फिर बीच में है भाई साहब आपका मेंटल, और फिर है कोर। तो कोर में ना कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाले इसमें एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे निकल है, आयरन है, ये पाए जाते हैं अर्थ के कोर में। तो अर्थ के कोर में, अर्थ को अगर आप खोदोगे भाई साहब, इतनी खुदाई तो की नहीं जा सकती, बहुत सारी, अर्थ बहुत बड़ी है, तो खोदोगे तो इसमें निकल और फेरस यानी कि आयरन मिलेगा, उनकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों ओर है। तो अगर ये मान लो सोलर फ्लेयर नॉर्मल से ज़्यादा हो जाए, सोलर से जो निकलने वाली विंड ज़्यादा हो जाए, हीट ज़्यादा निकले, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित करते हैं और एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये सैटेलाइट वगैरह हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं और भी एटमॉस्फेयर में भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ? सोलर फ्लेयर की वजह से। और यही क्या है, जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म भी क्या है? ऐसा इवेंट है जो सोलर फ्लेयर जिससे निकलती हैं, यानी कि रेडिएशन निकलती हैं और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे इंटरेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म हो जाता है। जियो का मतलब होता है अर्थ, मैग्नेट आप जानते हो, और स्टॉर्म मतलब एक तरह से
जैसे वोल्केनो होते हैं ना, वोल्केनो निकलते हैं, एक तरह से स्टॉर्म, डिस्ट्रक्शन, ये मान लो आप। तो ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म इसी को बोलते हैं। इसके कारण कॉज क्या है, ये जो सोलर फ्लेयर निकल रहा है या कोरोनल मास इजेक्शन, ये कोरोनल मास इजेक्शन या कोरोटेटिक इंट्रैक्शन रीजन है जो इसका, उससे कोरोनल मास इजेक्शन होता है। देखो कोरोना एक लेयर है सन की। देखो जो सन का लेक्चर पढ़ा हुआ है साइंस एंड टेक की प्लेलिस्ट में, वो पूरा देखोगे आप, बहुत वो काफ़ी टाइम का भाई साहब, कम से कम 25-30 मिनट का। तो ये इस लेक्चर में तो इतनी बात नहीं समझा जा सकती क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो वो लेक्चर देखना आप, अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है। तो सन की ही लेयर है, परत है, सन की बहुत सारी लेयर है, कोरोना भी एक लेयर है। ये कोरोना वो कोरोना नहीं है जो चल रहा है, डिसीज, बीमारी, कोरोना सन की लेयर भी है, कोरोना सेम स्पेलिंग है उसकी भी, कोरोना। तो कोरोना से जो इजेक्शन होता है, जो हीट निकलती है, उसी को बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन। तो इसकी वजह से हाई स्पीड स्टीम पार्टिकल निकलती हैं सोलर की, जो कोरोनल होल से बनती हैं, ऑरिजिनेट होती हैं, जिनको सोलर विंड भी बोलते हैं। सोलर विंड की हाई स्पीड स्टीम होती हैं। तो इन्हीं की वजह से जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म होता है। जियो मैग्नेटिक स्टॉर्म का इफेक्ट, प्रभाव क्या होता है, देखो ये प्रभाव ये होता है, जो नॉर्थ और सदर्न हेमिस्फेयर में, आपके नॉर्थ और सदर्न पोल में ऑरोरा होता है ना, ऑरोरा मतलब एक तरह से लाइट होती है, एटमॉस्फेयर से टकराती है, सन की लाइट आती है और उसकी वजह से डिफरेंट कलर की लाइट चमकती है एटमॉस्फेयर में। तो इसको भी अफेक्ट करती है, ऑरोरा को भी, ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म। और अर्थ पे जो कम्युनिकेट करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनको भी नुकसान पहुंचाती है। तो कम्युनिकेशन करने में भी डिफ़िकल्टी आती है। जैसे सैटेलाइट के जरिए कम्युनिकेशन होती है, जैसे मोबाइल पे बात होती है आपके सैटेलाइट के जरिए, या और टीवी चैनल पे जो दिखाए जाते हैं भाई साहब प्रोग्राम, तो इनमें भी डिस्ट्रक्शन हो सकता है। जैसे मोबाइल पे बात करते हुए आवाज़ अटकने लगे, ऐसे कम्युनिकेशन में भी डिफ़िकल्टी आती है जब जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बढ़ता है। समझ रहे हो? इसकी क्लासिफिकेशन की जाती है जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म को, इसको कई कैटेगरी में बांटा जाता है इसके प्रभाव की वजह से, जितना इसका प्रभाव होता है, जिसकी वजह से इसका इफेक्ट मतलब पड़ता है अर्थ पे। जैसे G1 स्टॉर्म होता है, एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म का कैटेगरी है G1। ये अफेक्ट करता है पावर ग्रिड को। ये जो पावर ग्रिड होते हैं ना, बिजली वाले खंभे, इनको प्रभावित करता है। इसकी वजह से वीक फ्लैक्चुएशन होता है। ये सैटेलाइट ऑपरेशन पे भी माइनर इम्पैक्ट कर सकता है, प्रभाव डाल सकता है। इम्पैक्ट मतलब इफेक्ट, प्रभाव। नदन और सदन लाइट को तो ये प्रभाव कर ही सकता है, ये तो हमने ऊपर पढ़ा ही है, और जो है। और मोस्ट एक्सट्रीम केस में G5 कैटेगरी है, ये क्या है, ये अफेक्ट कर सकता है, ग्रिड सिस्टम को पूरा कोलैप्स कर सकता है। रेडियो वेव्स आती हैं, वो क्या है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकती, 1 से 2 दिन तक लो फ्रिक्वेंसी रेडियो है, ये क्या है, काफ़ी घंटे तक ऑरोरा को भी अफेक्ट कर सकती हैं लोअर लैटिट्यूड पे। नेक्स्ट टॉपिक है कार्टसा। कार्टसा देखो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है, स्पेशल लेक्चर भी पढ़ा हुआ, पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो आप। ये जीएस पेपर 2 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम इसे ब्रीफली डिस्कस करेंगे अभी रिसेंटली न्यूज में। इसलिए देखो, ये इंडिया S-400 नाम की मिसाइल सिस्टम है, एक डिफेंस सिस्टम बोल लो या मिसाइल सिस्टम या मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ये रसिया से खरीद रहा है इंडिया। तो रसिया ने अभी ये बोला है, क्योंकि रसिया ने एक एम्बेसडर अपॉइंट किया है अभी इंडिया में, ये डेनिस एलिपोव नाम के हैं। ये डेनिस एलिपोव रसिया के आदमी है, एम्बेसडर जो इंडिया में अब काम करेंगे। तो ये डेनिस एलिपोव ने बोला है कि यूएस अगर सैंक्शन लगा देगा, इससे ज़्यादा खतरा नहीं है इंडिया को। और यूएस क्यों सैंक्शन लगा रहा है, सैंक्शन का मतलब है प्रतिबंध, और प्रतिबंध क्या होते हैं जानेंगे। जो सैंक्शन लगाएगा इंडिया पे, इससे ज़्यादा कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा इंडिया और रशिया की दोस्ती में, इंडिया और रशिया के कॉपरेशन में, जो मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन है, इस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कहा है डेनिस एलिपोव ने। इसलिए न्यूज में आया ये कार्टसा। ये कार्टसा क्या जानेंगे अभी। देखो, यूएसए जो, वो कई बार ये धमकी दे चुका है एक तरह से इंडिया को कि भाई साहब आप S-400 जो रसिया का मिसाइल सिस्टम आप परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, इस डील से आप विदड्रॉ कर लो, वापस कर लो, वरना कार्टसा के अकॉर्डिंग आप पे प्रतिबंध लगा दी जाएंगे अमेरिका के द्वारा। कार्टसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रो सैंक्शन एक्ट, ये एक एक्ट है अमेरिका का, जो अमेरिका के एडवर्सरीज से डील करने के लिए, एडवर्सरीज का मतलब है एक तरह से उसके विरोधी, अमेरिका के विरोधी देश हैं जो विरोध करते हैं जो अमेरिका को, उनको काउंटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये एक एक्ट पास किया था 2017 में। कंसर्न क्या है, प्रॉब्लम क्या है फिर, देखो 2016 में
जब से ये डील की गई है रसिया के साथ, तब से ये अमेरिका कहता आ रहा है कि इस डील से विथड्रॉ करो, वरना यूएस का जो काट्सा एक्ट है उसके जरिए सैंक्शन लगाए जा सकते हैं इंडिया पे। क्योंकि इससे पहले चाइना और तुर्की पे भी, इंग्लिश में इसको टर्की भी बोलते हैं कुछ लोग, तुर्की हिंदी में लिखा होता है, चाइना और तुर्की पे भी ये सैंक्शन लगा चुका है इस एक्ट के जरिए अमेरिका, क्योंकि इन्होंने, चाइना और तुर्की ने रसिया से डिफेंस सिस्टम खरीदे थे कुछ। तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम क्या है, पहले तो ये पढ़ते हैं। S-400 देखो, ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो रसिया से लिया जा रहा है, रसिया ने बनाया है, ये इंडिया खरीद रहा है इसे, ऐसा है, कुछ ऐसी मिसाइलें हैं ये। और ये देखो जो अमेरिका का थर्ड मिसाइल सिस्टम है ना, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम, इससे भी ज़्यादा पावरफुल है ये रसिया का ये मीडियम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये मॉडर्न लॉन्ग रेंज है, मीडियम नहीं, मॉडर्न लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम कुछ इस तरह का है। ये देखो, ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से मिसाइल निकलेगी और ये कोई फाइटर प्लेन आ रहे हैं ना, इसको हिट करेंगी और इसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, टारगेट करेंगी, इस तरह से ये मिसाइल सिस्टम है। और ये काटसा एक्ट क्या है, काटसा देखो ये है, काटसा बनाया गया था 2017 में बनाया गया था, अमेरिका ने ये एक इनेक्ट किया था, एक्ट बनाया था। ये ईरान, रसिया और नॉर्थ कोरिया, ये अमेरिका के विरोधी देश हैं, इनको काउंटर करने के लिए बनाया था। ये कहा था इस एक्ट में, ये प्रोविज़न है कि जो भी इन देश से कोई भी डिफेंस डील करेगा, नॉर्थ कोरिया से, रसिया से या ईरान से, तो वो देश अमेरिका के द्वारा सैंक्शन लगा दिए जाएंगे उस देश पे, समझ रहे हो। तो इसमें सैंक्शन लगा दिए जाते हैं और सैंक्शन में क्या होता है, सैंक्शन में लोन देने से मना कर देता है अमेरिका। और अमेरिका के जो भी मेजर, मान लो कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक, अमेरिका की इनमें ज़्यादा भागीदारी है, तो इनसे भी मतलब डिफ़िकल्ट कर देता है कंडीशन लोन देने से। यानी कि कोई कंट्री IMF WB का कोई मान लो मेंबर है, फिर भी उसे लोन लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और अमेरिका जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के जरिए सहायता देता है एक्सपोर्ट के लिए, तो ये भी उसे रोक देता है इस असिस्टेंस को। यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट की गवर्नमेंट गुड्स या सर्विसेज वगैरह उस देश से परचेज करती है या उस पर्सन से परचेज करती है, ये सब कुछ रोक देती है, प्रोहिबिट कर देती है US की गवर्नमेंट। और वीज़ा देने से भी मना कर देते हैं US की गवर्नमेंट उस देश के लोगों को, कि ताकि उस देश में, अमेरिका में नहा सकें उस देश के लोग। तो ये होता है सैंक्शन में, प्रतिबंध में, यानी कि एक तरह से व्यापार करना, डील करना बंद कर देता है। और इस S-400 डील को क्यों कर रहा है इंडिया रसिया के साथ, क्यों खरीद रहा है, जब इंडिया को ये डर है कि US सैंक्शन लगा सकता है, उस सैंक्शन की वजह से बहुत सारा नुकसान होगा ट्रेड में, तो इंडिया क्यों खरीद रहा है। देखो, इंडिया के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है इंडिया के दो जो पड़ोसी हैं भाई साहब, वो एडवर्सरीज हैं इंडिया के, चाइना और पाकिस्तान। तो इनको काउंटर करने के लिए इंडिया को ये डील करनी ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंटली इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यूनाइटेड नेशन का है, और इस एग्रीमेंट के जरिए इंडिया ने, देखो, इस एग्रीमेंट को साइन किया हुआ है, और इसके जरिए इंडिया 50,000 मिलियन टन वीट, गेहूं अफगानिस्तान को भेज रहा है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दे रहा है, मानवता के बेस पे सहायता दे रहा है इंडिया इस प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि इस प्रोग्राम को इंडिया ने भी सहायता की हुई है। और जो ये MOU साइन किया हुआ है, इसमें क्या है, वीट, MOU का मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये एग्रीमेंट ही होता है, एक तरह से समझौता। तो इसके जरिए जो वीट भेज रहा है वो पाकिस्तान के जरिए भेजेगा, पाकिस्तान की लैंड के जरिए अफगानिस्तान बॉर्डर में जाके छोड़ाएगा। ये स्टार्ट होगा 22 फरवरी से, 22 फरवरी से, और ये वीट पहुंचेगा 5 बैचेज में, 10,000 मिलियन टन एक बार में, और 5 बार में पहुंचेगा। तो ये यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, यूनाइटेड नेशन का प्रोग्राम है, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये, जो हंगर और फूड सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, और हंगर को मिटाने के लिए, हंगर मतलब भुखमरी को ख़त्म करने के लिए काम करती है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन। 1961 में इसको बनाया गया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, हंगर और माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए और इसको इरेडिकेट करने के लिए। इरेडिकेट मतलब एलिमिनेट, मतलब ख़त्म करना, भुखमरी और कुपोषणता को ख़त्म करना है, इसका मेन टारगेट यही है। यूनाइटेड नेशन के जो मेंबर हैं,
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप के, वो इसके मेंबर हैं, और एग्जीक्यूटिव कमेटी है जो इसकी, वो इसका पार्ट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में जो फूड असिस्टेंस दी जाती है, एक तरह से मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड मोर्टेलिटी को रिड्यूस करने के लिए, जो बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसको रिड्यूस करने के लिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट जोन में डेफिशिएंसी होती है, कुपोषणता होती है, जो पोषक तत्व की कमी होती है उसको दूर करने के लिए, मैटरनल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, बहुत सारी डिसीज़ बीमारी हो जाती हैं इसकी वजह से, उनसे लड़ने के लिए, HIV एड्स वगैरह से भी लड़ने के लिए इसका मेन टारगेट है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के। एक वर्ल्ड हंगर मैप तैयार किया था एक अलीबाबा ई-कॉमर्स कंपनी है भाई साहब, चाइना की अलीबाबा, उसने एक अलीबाबा क्लाउड कंपनी है उसकी, अलीबाबा का ही एक ग्रुप है अलीबाबा क्लाउड, इसने एक वर्ल्ड हंगर मैप तैयार किया था, डिजिटल मैप। ये मैप किस लिए कि ये बताएगा कि कहाँ पे कितनी हंगर है, किस देश के किस कोने में कितने भूखे लोग रहते हैं, भूखमरी से शिकार हैं, कुपोषणता के शिकार हैं, कुपोषणता के रोगी हैं, ये सब कुछ मैप बताएगा। तो ये 2030 तक ये जो है स्काउट का मतलब जो ये दुख हो रहा है ना, इसकी वजह से, हंगर की वजह से, कुपोषण की वजह से जो लोगों को परेशानी हो रही है, इस परेशानी को ख़त्म करने के लिए 2030 तक ये तैयार किया ताकि यूनाइटेड नेशन के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उनको अचीव किया जा सके। एक तरह से एमरजेंसी रिस्पॉन्स में, एक तरह से ये एमरजेंसी टाइम में सहायता करेगा और एफिशिएंसी को बूस्ट करेगा, ये हंगर मैप है जो। तो ये थे आज के टॉपिक।